नमस्कार दोस्तों। आज यानी 11 फरवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो नेशनल वुमेन पार्लियामेंट से रिलेटेड है। 3 दिन का ये इवेंट है, ऑर्गेनाइज किया गया है। आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ कल और आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश आपको पता है कन्फ्लुएंस है गोदावरी और कृष्णा, यानी इन दोनों नदियों का पवित्र संगम है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो देखिए, पूरा जो एक इशू छाया रहा इस इवेंट में वो था वुमेन रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड। काफ़ी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वुमेन सेलिब्रिटीज़, जैसे वो एक्ट्रेस वगैरह या फिर बिजनेस लीडर्स, एमएलएज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इन सब ये जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल की अगर बात करें तो थोड़ा सा हम 2010 में ये वुमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हो गया था, जिसमें प्रावधान था कि 33% आरक्षण मिलना चाहिए वुमेन्स को पार्लियामेंट के अंदर में। लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। उसके बाद में लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, तो नई लोकसभा 16वीं लोकसभा चुन के आई थी, जिसमें एनडीए का रूल आया है अभी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। आपको पता है कि ये जो एनडीए का रूल है। अब देखिए, एक अगर हम बात करें कि क्या रुकावट है वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करने में, देखिए वो बातें अलग हैं कि पॉलिटिकल विल नहीं है, यानी पास नहीं करना चाहते पॉलिटिकल पार्टीज, उन सब बातों को पीछे छोड़ दीजिए। एक जो इंपॉर्टेंट कारण बताया जाता है वो ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कहती हैं कि 33% आरक्षण जो वुमेन को मिले, जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि 33% के अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। समझ गए आप? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 100 सीट्स है मान लीजिए, तो 33 सीट्स वुमेन के लिए आरक्षित। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि 33 सीट के अंदर में भी एससी एसटी और जो हम बाद में जो डिसेबल की पता नहीं बात करते हैं क्या नहीं करते, एससी एसटी या फिर ओबीसी, उस तरह का आरक्षण मिलना चाहिए 33 महिलाओं के अंदर भी। नहीं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि अर्बन एलिट जो वुमेन है वो ज़्यादा चुन के आएंगी, यानी गाँव की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा चुन नहीं सकेंगी अगर महिलाओं को आरक्षण दिया, और इसमें से उसके अंदर में जो कास्ट यानी जो दूसरा हमारा सोशो इकोनॉमिक रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं दिया गया, तो अर्बन एलिट वुमेन ज़्यादा चुन के आएंगी और वो कुछ काम नहीं करेंगी वुमेन्स के लिए। तो इस प्रकार का ये पूरा आर्ग्यूमेंट है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का। इस मुद्दे पर डेडलॉक रहता है, जिससे वुमेन रिजर्वेशन बिल को नहीं पास किया गया है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। एक 3 दिन का, दोबारा से 3 दिन का, 3 दिन के ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। हडल एक इवेंट है, द हिंदू और एसआरएम यूनिवर्सिटी मिलके ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो डिग्नेटरीज हैं, हमारे बड़े डिग्नेटरीज जैसे अंसारी साहब, या फिर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी, और भी काफ़ी लोग जैसे हामिद करजई, तो पहला दिन था कल, उन्होंने इसमें अपने अपने स्पीचेस दिए। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनकी स्पीचेस काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इनमें होते हैं। हम अपने ऐसे वगैरह में, एथिक्स में, या फिर और भी कई जगह मेंस के पेपर में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अंसारी जी ने क्या कहा इस पूरी स्पीच में। अंसारी जी ने कहा कि देखिए, इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है, और पूरे वर्ल्ड में और खासकर इंडिया में भी। तो इसका खतरा क्या होता है, ये कहते हैं कि जो ग्लोबली प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रही होती हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जो असमानताएं हैं गरीब और अमीर के बीच की, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। ये फिर कहते हैं कि आप देख लीजिए, अमीर और गरीब के बीच की खाई ही है जिसने ट्रंप को जिता दिया, और इस इनइक्वालिटी से जो अथॉरिटेरियन लीडर जन्म लेते हैं, चाहे वो आप केस ले लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार का, जब मिडिल क्लास थी वो काफ़ी डरी हुई महसूस करती थी और इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही थी, तो हिटलर जैसे नेता ने जन्म लिया। और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए, अमर्त्य सेन की कंसेप्ट की बात करते हैं। ये अमर्त्य सेन का कंसेप्ट क्या है, अमर्त्य सेन पे देखिए क्वेश्चन आया था साफ साफ, पेपर 3 में इसका क्वेश्चन आया था। तो तभी मैं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, इनके थोड़े बहुत विचार आपको पता होना चाहिए कि अमर्त्य सेन का कंसेप्ट क्या है। अमर्त्य सेन बात करते हैं कि बुक्स देने से कुछ नहीं होगा, यानी गरीब आदमियों को आप चॉइस दो चूज करने की। यानी आप स्कीम्स चलाते हो, अभी हम 1,000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, या फिर ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। आप उनको कैपेबल बनाइए। यानी उनका एक फेमस कोट है, कि फेमस बात है, कोट तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, कि बुक्स देने से कुछ नहीं होगा, आप उनकी ऐसी कैपेबिलिटी बनाइए कि वो बुक्स रीड कर सकें, यानी पढ़ सकें वो बुक। यानी राइट टू फ्रीडम होना चाहिए उनके पास में, कि वो अपनी खुद की जो चॉइस है वो चूज कर सकें चीज़ों को, कैसा वो करना चाहते हैं। तो वैसे तो देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, लेकिन एक बेसिक बात उनकी यही है। यहाँ पे कुछ और भी कहते हैं हमारे अंसारी साहब, कहते हैं कि प्रियम्बल जो है उसकी तरफ हमें लौटना चाहिए। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इनकी एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई थी 2017 की। ये कहते हैं कि देखिए, अगर इनइक्वालिटी को ख़त्म नहीं किया जाता है तो पॉपुलिज्म के बढ़ने का डर बहुत ज़्यादा है। पॉपुलिज्म समझते हो ना,
कि जैसे अब ट्रंप चुन के आए, ट्रंप ने वहाँ पे कि दो हैं, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में सोसाइटी डिवाइडेड है अमेरिका की, तो ट्रंप ने क्या किया, जो वाइट्स हैं उनके वोट बैंक को साधा और वाइट्स ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो वाइट्स को वहाँ पे यानी गोरे लोगों को वहाँ पे पसंद आती थी अमेरिका में, और इसी दम पे वो जीत कर आ गए। पॉपुलिज्म होता है जब जनता की पॉपुलर डिमांड को एड्रेस करना, जिस प्रकार से अब जनता तो यही चाहती है कि हमें फ्री स्कीम्स दे दीजिए, फ्री पैसा दे दीजिए, तमिलनाडु में जो होता है, तो ये एक तरह से असमानताएं जब होती है पॉपुलिज्म की राजनीति जन्म लेती है। और एग्जाम्पल के तौर पर ये फैक्ट याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हमारे देश की अगर बात करें तो हम 1% सबसे अमीर पॉपुलेशन है, उसके पास में हमारे देश का 60% पैसा है उनके पास में। और गरीबी की बात करें तो देखिए 2% पैसा है हमारे देश में सबसे नीचे, यानी 50% जो सबसे गरीब लोग हैं हमारे देश में उनके पास में सिर्फ 2% पैसा है हमारे देश का। तो कितना एक तरह से आंखें खोलने वाला, आई ओपनर फैक्ट्स जो हैं ये, ऐसे में कहीं भी यूज कर सकते हैं इनको हम। तो उसके बाद में क्या है, ये वही बात, अगर जो है इनइक्वालिटीज़ को नहीं साधोगे, असमानताओं को नहीं साधोगे तो डिवाइसिव एजेंडा आएगा। और जीनोफोबिया ये होता है कि विदेशी लोगों से डर, जैसे अमेरिका में है वो माइग्रेंट्स को नहीं आने देते, नेशनलिज्म, ये सारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो जन्म लेगी। तो देखिए वैसे तो नेशनलिज्म तो कोई एक कह सकते हैं कि नेशनलिज्म होना कोई बुरी बात है नहीं, नेशनलिज्म है जो मतलब कुछ लोग फिर कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टीज़ का नेशनलिज्म है वो अच्छा नहीं है, कौन सा नेशनलिज्म होना चाहिए, तो ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया। लेकिन नेशनलिज्म एक कोई अपने आप में कोई ऐसी बेकार बात नहीं है, नेशनलिज्म होना चाहिए, पेट्रोटिज्म होना चाहिए, लेकिन एक लेवल के बाद में सही नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है उस पर काफ़ी बार विवाद रहता है। अब देखिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसे हम यूज कर सकते हैं कहीं भी। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है नूह, मेवात डिस्ट्रिक्ट का नूह है हरियाणा का, मुस्लिम डोमिनेटेड ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो इमाम होते हैं, इमाम ने मिलकर डिसीजन लिया कि 1200 इमाम ने मिलकर डिसीजन लिया कि अगर टॉयलेट नहीं है तो उसकी शादी नहीं होगी। यानी अगर आपको देखिए, इमाम जो होते हैं मुस्लिम धर्म में शादी करवाते हैं, तो ये इन्होंने डिसीजन लिया कि हम शादी नहीं करवाएंगे जिस घर में टॉयलेट नहीं होगा, उनको पहले सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अपने गांव के सरपंच से, तभी जाके हम शादी करवाएंगे। तो एक अच्छा डिसीजन है, इसे हम यूज कर सकते हैं किस प्रकार से जो है सिविल सोसाइटी आगे आ सकती है, या फिर रिलीजन का किस प्रकार से रोल हो सकता है। देखिए आपको याद है एक मकर संक्रांति पे एक दुखद घटना हुई थी बिहार में, एक बोट ट्रेजेडी हुई थी, 24 लोगों की उसमें जान गई थी, काइट फेस्टिवल से अटेंड करके आ रहे थे। तो उस टाइम भी हमने काफ़ी जो थे रीजंस डिस्कस किए थे कि इस तरह की डिजास्टर क्यों होती है। तो 2-3 अब एक कमेटी गठित की गई थी इस पूरे इंसिडेंट की जांच करने के लिए। तो 2-3 और पॉइंट्स हैं। एक तो है पॉइंट है कोऑर्डिनेशन का, कि वो काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज जिसको अटेंड करने के बाद में काफ़ी संख्या में लोग आ रहे थे और बोट पे सवार होकर फिर वो बोट डूब गई थी। तो इसमें कहा गया कि कोऑर्डिनेशन नहीं था। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वो काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बताना चाहिए था, आपस में दोनों डिपार्टमेंट का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी बात ये उठती है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गलती है कि इतने सारे लोग, बोट ओवरसाइज थी, वो रेगुलेशन नहीं कर रहे थे, उसका रेगुलेशन उनका होना चाहिए तो यहाँ पे उनकी गलती है। और एक तरह से ये कहते हैं कि 2011 में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी ने कुछ मॉडल बोट रूल्स बनाए थे, उनको भी फॉलो नहीं किया गया। तो ये 3-4 कारण है, हमेशा याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है तब जाके डिजास्टर होता है। और दूसरा आप ये देखिएगा कि किस प्रकार से जो रेगुलेशन नहीं था, कितने लोग जा रहे हैं उसकी वजह से। और तीसरा गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो कुछ किसी तरह की डिजास्टर आए तो यहाँ लिख देना, जनरलाइज करके लिख देना, ऐसा नहीं कि बोट डिजास्टर में ही लिखना है। कभी कोई डिजास्टर की प्रॉब्लम हो, कोई इशू आए तो ये 3 पॉइंट्स का यूज करना। अगला जो इशू है वो डिफेंस एक्विजिशन से रिलेटेड है। हमारी सरकार डिफेंस प्रोक्यूरमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रही है, ताकि जो डिफेंस आर्म्स है उनकी जो एक्विजिशन है, एक्वायरमेंट है, जल्दी हो सके। प्रीतम सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, उनकी रिकमेंडेशन के बाद में सरकार ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रही है। सरकार का कहना है कि हम जो ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बढ़ा रहे हैं, ये तो जो एजेंसी बनेगी वो साफ साफ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी और किसी भी प्रकार से रेड टेपिटिज्म को नहीं बढ़ाएगी, बल्कि रेड टेपिटिज्म को कम करने के लिए है ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रांसपेरेंसी लाएगी, एक्विजिशन का स्पीड अप करेगी, काफ़ी टाइम अभी लग जाता है तो स्पीड अप करेगी पूरी प्रोसेस को। और अभी फिलहाल की जो प्रोसेस है काफ़ी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जिसे ये आसान बनाएगी नई ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाने के बारे में सोच रही है सरकार। और भी काफ़ी कुछ काम किए गए हैं देखिए इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ आउट करने के लिए एक्विजिशन की।
पावर्स बढ़ा दी गई हैं। पावर्स कैसे? पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, वो 500 करोड़ तक का कोई आर्म्स खरीद सकते थे, अब इनकी पावर बढ़ा के 2000 करोड़ कर दी गई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों मिलकर 3000 करोड़ रुपए तक की हथियार की खरीदारी कर सकते हैं, या फिर दूसरे डिफेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो खरीदना है उसकी खरीदारी कर सकते हैं। और इवन जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो भी अकेले 500 करोड़ तक की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये पावर्स बढ़ाने से जल्दी काम होगा। आगे क्या है? देखिए, ये आपने देखा होगा जो ये प्राइवेट एफएम होते हैं, बिग एफएम, रेड एफएम, ये सारे 104, ये प्राइवेट एफएम आपको पता ही होगा, न्यूज़ नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते। ये न्यूज़ सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर सकता है हमारा सरकारी रेडियो चैनल AIR FM, FM गोल्ड, न्यूज़ ऑन AIR, सिर्फ यही करते हैं। क्यों? इस पर देखिए, पहले एक आर्टिकल आया था, एक PIL फाइल की गई, एक PIL फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरे लोगों ने कहा था कि जब प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हो सकते हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स, तो रेडियो चैनल्स क्यों नहीं हो सकते? लोगों के पास में अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार के विरुद्ध भी दूसरा एक तरह से व्यूज़ देखें, और एक तरह से नॉलेज की क्रांति आएगी इससे, अगर प्राइवेट न्यूज़ जो FM चैनल्स हैं उनको भी अपनी अलग से न्यूज़ देने का अधिकार मिले। अभी क्या है, अभी सिर्फ वो खुद ही, यानी जो प्राइवेट चैनल्स हैं रेडियो वाले, वो सरकार के यानी न्यूज़ ऑन AIR की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में उस न्यूज़ में कुछ ऐड नहीं कर सकते, अपना व्यू नहीं रख सकते, प्राइवेट न्यूज़ नहीं चल सकती रेडियो पे। तो अब सरकार ने इस बात का विरोध किया है। ये कहते हैं कि देखिए, न्यूज़ टीवी चैनल्स की बात अलग है, टीवी चैनल्स कम है, उनको मॉनिटर किया जा सकता है, लेकिन रेडियो चैनल तो इतने ज़्यादा हैं और इनमें तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे और इनको मॉनिटर करना काफ़ी मुश्किल है, और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं, ये हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ में है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही न्यूज़ कह सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। पेपर 3 में, मेंस में 281 प्राइवेट FM चैनल्स हैं 84 सिटीज़ में, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। अगली जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट सेट कर रही है एक इंटर डिपार्टमेंट टास्क फोर्स। ये क्या करेगी? बेनामी फर्म्स पे एक्शन लेगी। देखिए, बेनामी फर्म्स क्या होते हैं? ऐसी सेल कंपनीज जिनको सिर्फ यूज किया जाता है करप्शन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और अभी देखिए क्या हुआ, अभी नोटबंदी के बाद में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया कि नोटबंदी के बाद में ऐसी सेल कंपनीज में एकदम से 1238 करोड़ रुपए जमा हो गए। तो साफ साफ इन कंपनीज को यूज किया जाता है, जो बेनामी कंपनीज होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर करप्शन करने के लिए। 15 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज है, जिसमें से 6 लाख कंपनीज जो हैं वो अपना रिटर्न्स भरती हैं। और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, उन्होंने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस किया उन कंपनीज 49 यानी 49 सेल कंपनीज हैं जो कि इस तरह के कामों में संलिप्त पाए गए। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ये एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। और ये इस तरह की जो बिल्कुल, क्योंकि देखिए CBI जैसी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, इस तरह के जो इकोनॉमिक्स में यानी कंपनीज के बीच में जो सीरियस टाइप के फ्रॉड होते हैं ना, तो उसमें स्किल्स नहीं होती CBI वगैरह को। वैसे देखिए कर तो सकते हैं वो, लेकिन जो उद्देश्य था सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को बनाने का यही था कि कॉर्पोरेट जगत में जो इस प्रकार के सीरियस फ्रॉड होते हैं उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए, वो है ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री में अंडर आती है। और नरेश चंद्रा कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशंस के बाद में इसका गठन किया गया था। तो ये पूरी न्यूज़ है बेनामी कंपनीज की जो कि फ्रॉड करती हैं। अब देखिए, हडल जो द हिंदू द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 3 दिन का इवेंट था। हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने इसमें अपनी स्पीच दी और 2-3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक आर्क की बात उन्होंने कही। स्ट्रेटेजिक आर्क है क्या ये साउथ एशिया में? स्ट्रेटेजिक आर्क स्टार्ट होगी, ईरान, रशिया, चाइना, इंडिया, ये सब मिलकर स्ट्रेटेजिक आर्क बनाएंगे इस पूरे रीजन के अंदर में, अफगानिस्तान के अंदर में, जिससे शांति आएगी। ये कहते हैं कि देखिए, जो US सेंट्रिक मॉडल है, यानी अकेला US सेंट्रिक मॉडल अफगानिस्तान के अंदर, इससे शांति नहीं आ पाई है और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। और इसीलिए इंडिया को सजेस्ट करते हैं कि आप इस स्ट्रेटेजिक आर्क की तरफ कदम बढ़ाइए और इंडिया उसका लिंचपिन होगा, इससे साउथ एशिया पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। और इंडिया को यह भी सोचना चाहिए कि चाइना की 1 बेल्ट 1 रोड की जो ये पॉलिसी है और ये स्कीम है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करे। और अगर इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है तो ईरान में जो इंडिया छबार पोर्ट बनाने जा रहा है, और पूरा जो रीजन है अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी और या फिर पाइपलाइन है अफगानिस्तान और ईरान इंडिया के बीच में, उन सब चीज़ों में एक तरह से क्या होगा, वो स्कीम आगे बढ़ेंगी और हमारी इस पूरे रीजन की इकोनॉमी है वो और ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ होगी। तो उसके बाद में ये एक बात ये भी कहते हैं कि वो तो सिंपल सी बात है कि वाशिंगटन को एक्शन लेना चाहिए, यानी US को एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ में, कि वो अपनी धरती पर शरण ना दे आतंकवादियों को। यानी पाकिस्तान देखिए आतंकवादी पुश करता है ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि अफगानिस्तान में भी। अगली जो न्यूज़ है वो मीडिया से रिलेटेड है।
देखिए, ये एक मीडिया का इवेंट था वहाँ द हिंदू की हडल में, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। ये कहते हैं कि देखिए, जर्नलिज्म को अपनी कोर वैल्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए अगर उनको अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखनी है तो, और एक डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एडिटर और मालिक के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। यानी देखिए, जो मीडिया एजेंसी होती है, मान लीजिए आज तक न्यूज़ चैनल है, अब आज तक न्यूज़ चैनल है, एक पूरी करके हैं शायद इनका है, और एडिटर कुछ होंगे, जैसे इंग्लिश वाले न्यूज़ चैनल के एडिटर है राहुल कंवल, और हिंदी वाले के कोई होंगे। तो देखिए, अगर यही मालिक होगा और यही अगर एडिटर होगा तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो देखिए ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे टीआरपी बढ़ेगी, या फिर किसी की साइड लेना स्टार्ट करेंगे, फेवरिटिज्म करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो देखिए, ये कहते हैं कि डायरेक्टर अलग होना चाहिए, जो एडिटर है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, उन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली वो न्यूज़ प्रोवाइड कर सकें, और इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से मालिक की मीडिया के एडिटर के साथ में। इस प्रकार की ये बात है, और इसलिए डायलॉग की आवश्यकता है, और इवन जर्नलिज्म को रीडर के साथ में भी डायलॉग की आवश्यकता है। और उसके बाद में कहते हैं कि अभी आप अपने आप को देखिए, मीडिया को री इन्वेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि न्यूज़ जो है सोशल मीडिया पर मिनट्स में या सेकंड्स में आ जाती है। तो एक तरह से आज सबको पता है कि सच है क्या, वो बात अलग है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का भी इशू है, लेकिन आजकल आपको पता है कि अब ये झूठ नहीं बोल सकते। टीवी न्यूज़ चैनल वाले जो मीडिया है वो हमें झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि सोशल मीडिया में सब आ जाता है 2 मिनट के अंदर अंदर। कुछ इश्यूज ये याद रखिएगा, आज जो मीडिया जिन इश्यूज से सफ़र कर रही है वो है एक्यूरेसी का इशू, दूसरा सनसनीखेज जो खुलासे करते हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं होती, न्यूज़ और ओपिनियन में डिफरेंस। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आजकल जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ ना रह के व्यूज़ बन गया है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। पुराने टाइम में डीडी न्यूज़ आता था, डीडी न्यूज़ आता था तो वहाँ पे जो एंकर होता था बिल्कुल ऐसे न्यूज़ पढ़ता था, आज की मुख्य समाचार इस प्रकार के, बिल्कुल। आजकल देखिए आप टीवी न्यूज़ चैनल सारे ऐसे हो गए हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी को देखिए, मैं यूँ नहीं कह रहा, सारे एंकर्स अपने आप में बढ़िया हैं और सबकी को कुछ ना कुछ मतलब एक्सपर्ट्स हैं ये, लेकिन बात है कहने के लिए सभी न्यूज़ चैनल्स पे बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के जो एंकर्स बोलते हैं, अपने व्यूज़ इम्पोज करते हैं, बरखदत मान लीजिए या फिर राजदीप सरदेसाई, कोई भी मान लीजिए, तो अब जो न्यूज़ है वो व्यूज़ बन गए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि फैक्ट्स पे बात करना, एथिक्स की अभी टर्म आती है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। जब हम फैक्ट्स के दम पे बात करते हैं, यानी रैशनलिज्म के दम पे हम बात करते हैं, तो वो होती है ऑब्जेक्टिविटी। ओवर डिपेंडेंस ऑन एडवर्टाइजिंग, यानी जो है सारा का सारा इनका खर्चा चलता है वो एडवर्टाइजिंग पे चलता है, और बिल्कुल माइनर इशू को बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी छोटे छोटे कई बार क्या होता है राई का पहाड़ बनाना, इस तरह की बातें ज़्यादा होती है। तो कई सारे पॉइंट्स है, याद रखिएगा, 6-7 ये पॉइंट हैं, मेंस के आंसर में लिख देना ज़बरदस्त ढंग से। आगे क्या है, आगे है, ये तो छोटी सी खबर है। अब ट्रंप और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने बात करी आपस में, और ट्रंप ने कहा कि हम सम्मान करेंगे चाइना की जो वन चाइना की पॉलिसी है। पहले एक तरह से खतरा हो गया था जिस प्रकार से ट्रंप ने ताइवान के प्रेसिडेंट से बात करी थी, और चाइना था उसको एक तरह से डर लगने लगा था और एक तरह से फ्रस्ट्रेशन आ गई थी। तो अब ट्रंप ने कहा तो दोनों को देशों के बीच में संबंध आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं पीआईबी की तरफ में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये है हमारे अनंत कुमार, और ये मिनिस्ट्री है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन्होंने एक स्कीम चलाई थी, हमने इस स्कीम को पढ़ा भी था, आपको याद होगा, जन औषधि स्कीम। तो बताइए क्या है जन औषधि स्कीम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बता सकें, मज़ा नहीं आता अकेले अकेले पढ़ने में साथ में। तो देखिए जन औषधि स्कीम क्या होती है, इसमें क्या होता है कि अफोर्डेबल रेट्स पे दवाइयाँ प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और पैसा देती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो आउटलेट्स प्रोवाइड करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। तो जो जेनरिक ड्रग्स जो होती हैं हमारी गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल करवाती है, ऐसी ये स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, समझ गए। अब इसे प्रमोट करेंगे कौन, नेशनल युवा कोऑपरेशन सोसाइटी, युवाज इसमें होते हैं, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वाले प्रमोट करेंगे ये सोसाइटी। और सोसाइटी एक्ट है 1860 वाला, उसमें ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है। और जैसे वो है ना, हमने वो पढ़ा था नेहरू युवा नेहरू केंद्र, इस प्रकार की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो वैसा हमने पढ़ा था कि जो यूथ अफेयर डिपार्टमेंट में आते थे कि देश को आगे लेके जाएंगे और यूथ की जो एनर्जी है वो सही क्षेत्र में चैनलाइज करेंगे, वैसी चीज़ें हैं। वैसे ही अब देखिए जन औषधि सेवा केंद्र है, तो इसमें यूथ की जो एनर्जी है चैनलाइज की जा सकती है। तो उसीलिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि यूथ को सिखाया जा सके किस प्रकार से वो इस मिशन में काम कर सके। जन औषधि सेवा केंद्र में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अच्छी ये काम है, मतलब गरीबों की इससे सहायता होगी। तो ये पूरी खबर थी पीआईबी की। अगली जो न्यूज़ है देखिए पीआईबी की, ये है
कि एरो इंडिया एग्जीबिशन होता है हमारे डिफेंस के एयरक्राफ्ट हैं यहाँ, और जो विदेश की कंपनीज हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। डिफेंस एग्जीबिशन ये होता है, और इस बार ये होगा बेंगलोर में, और बेंगलोर के ये है येलाहंका में ये होगा। 14 से 18 फरवरी तक ये चलेगा, और पहली बार इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 1996 में, और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हाईलाइट्स क्या है इस साल की? ये तो काम की नहीं है। 270 इंडिया की कंपनी, दूसरी विदेशी कंपनी कितनी होंगी, टोटल कितनी होगी, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ में। फेरी क्वीन, ये फेरी क्वीन क्या है? फेरी क्वीन है, ये देखिए एक स्टीम इंजन है, सर्वाइविंग फंक्शनल स्टीम इंजन। यहाँ पे देखिए ये वाला 2 डब्बों वाली जो गाड़ी है, ये स्टीम इंजन वाली लास्ट सर्वाइविंग स्टीम इंजन वाली गाड़ी है ये, और ये चलेगी हमारे नेशनल कैपिटल से, मतलब इसको एग्जीबिशन के लिए चलाया जा रहा है, 1 दिन के लिए चलेगी। है दिल्ली से जाके रेवाड़ी तक चलेगी, हरियाणा में है रेवाड़ी, और 5 साल के बाद ये चलेगी, और ताकि हमें हमारी हेरिटेज पर गर्व महसूस हो सके, इस तरह के लिए चलाई जा रही है। स्टीम इंजन वाली गाड़ी है फेरी क्वीन। आगे पीआईबी में देखिए कुछ तरह की डिजिटल जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं, तो हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं। एक तो थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा भी है, फ़ोन यूजर्स। आपको क्या लगता है कितने हमारे देश में लोग हैं जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? तो मेंस में कई बार इस तरह का डेटा लिखना पड़ता है। 95 करोड़ थे 2014 में, अब ये हैं 108 करोड़ हैं, यानी 108 करोड़ लोग हमारे देश में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। 108 करोड़ काफ़ी ज़्यादा, देख लिए 125 करोड़ का हमारा देश है, जिसमें से 108 करोड़ बच्चे भी करते हैं क्या फ़ोन इस्तेमाल? इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पहले कितनी होती थी, आज कितनी होती है? आज देखिए काफ़ी ज़्यादा होती है, 1,27,880 करोड़ हमारी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं इसमें। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर हब्स, पहले 6 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स थे, और अब हो गए हैं 11 करोड़ मोबाइल हेडसेट्स, यानी प्रोड्यूस होते हैं इतने। तो ये डेटा है, आप फुर्सत से इसको देख के याद कर लीजिएगा। दोबारा से थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कॉमन सर्विस सेंटर्स कितने हैं, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर्स ये होते हैं कि सारी जो सर्विसेज हैं एक ही स्थान पर मिले, जैसे जीवन प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड, और भी जो दूसरी चीज़ें होती हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं गांव में, वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और अब हो गए हैं 2,05,000 करोड़। भारत नेट क्या है? ये देखिए 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर यानी ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात थी, वो स्कीम थी, वो थी भारत नेट, और उसमें भी अभी काफ़ी बढ़ोतरी आई है। अभी तक 76,000 ग्राम पंचायत को जोड़ा जा चुका है, और वैसे लक्ष्य है वो 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ना। ये स्कीम है भारत नेट। माई गवर्नमेंट तो आपको पता है कि इसमें हम आइडियाज़ देते हैं, MyGov.in में हम गवर्नमेंट को अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। ये हॉबी भी लिख सकते हो आप डैफ आपको फिल करना होता है ना मेंस एग्जाम के लिए, जब डैफ भरते हो तो आप कह देते हो कि मेरी हॉबी ये है कि MyGov.in पे मैं आइडियाज़ वगैरह देता हूँ। वैसे तो देखिए कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं उनको इस चीज़ से कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। मेंस क्लियर करके आए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको तो ये तो पता ही है कि पढ़ने वाले हैं, दिमाग तो है ही। तो आमतौर पे तो ये कहते हैं कि लोग बिल्कुल सिंपल हॉबी देनी चाहिए, सिंपल हॉबी, जिस प्रकार से कुछ बहुत सारी हैं, चलो कभी डिस्कस करेंगे। जीवन प्रमाण पोर्टल की स्कीम हमने डिस्कस करी थी, आपको याद होगा। इसमें क्या थे कि जो पेंशन मिलती है ना, पेंशन को आधार कार्ड से जोड़ते थे, ताकि हर साल ये एक तरह से वेरीफाई करवाना पड़ता है हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वृद्ध लोग हैं उनको, बूढ़े लोगों को पेंशन लेने के लिए हर साल वेरीफाई करवाना पड़ता था कि मैं जिंदा हूं, ताकि वो गोश्त पेंशन ना मिल जाए, मतलब जो पेंशन का फर्जी इस्तेमाल ना होना लगे। तो अब क्या होगा, आधार कार्ड से इसे लिंक कर देंगे, तो बस आप क्या है बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाइए और आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। इस स्कीम का नाम था जीवन प्रमाण पोर्टल। डिजी लॉकर में क्या था, डिजी लॉकर में आप अपने सर्टिफिकेट जमा कर सकते थे, कि आप जैसे 10th के, +2 के और बीटेक वगैरह के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो इसमें जमा कर सकते थे और डिजी लॉकर के अंदर में, और जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते थे जहाँ भी देखिए। अब मान लीजिए हमको कहीं एडमिशन करवाने जाना है, तो ऐसे नहीं कि हमें बार बार इन सर्टिफिकेट्स को कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का ये पोर्टल है, अपलोडेड रहेंगे, तो कोई भी अथॉरिटी इनका यूज कर सकती है हमारे परमिशन से। स्कॉलरशिप पोर्टल, तो ये सारी स्कीम्स हैं। और भी हैं, जैसे हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ई-नैम जो एग्रीकल्चर मंडी है हमारे पूरे देश को जोड़ेगी, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़ गई हैं, 3 करोड़ ट्रांजैक्शंस आजकल एक दिन में होती है। लैंड रिकॉर्ड्स को हमने कंप्यूटराइज कर दिया है 11 स्टेट्स में, नहीं 31 तो स्टेट्स हैं ही नहीं हमारे, 29 स्टेट्स हैं। लैंड रिकॉर्ड्स हैव बीन कंप्यूटराइज्ड इन 31 स्टेट्स। अच्छा, दोनों मिला के
यूनियन टेरिटरीज प्लस में स्टेट्स मिला के 31 ये हैं, 29 स्टेट है हमारे, 7 यूनियन टेरिटरी है, तो कुल मिला के 31 जगहों पे ये इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइजेशन कर दिया है। डीजी धन अभियान तो अभी भी हुआ था, आपको याद होगा कि उसके लिए था, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए था। चलिए अभी आज की जो इन्वायरमेंट की चीज़ है वो क्या है, आज इन्वायरमेंट का टॉपिक है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड है क्या? सबसे पहले तो ये याद रखिए आप, यूएनएफसीसी के फ्रेमवर्क में ये आता है। इसको फॉर्म किया गया था 2010 में, और कोपेनहेगन अकॉर्ड, कोप क्या होता है? कोप होता है, देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हमने डिस्कस किया था ना कि 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था, उसके बाद में 1994 में पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ, फिर क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में दूसरा कोप हुआ, पेरिस जो क्लाइमेट अभी एग्रीमेंट हुआ था वो कोप था 21वां। तो ऐसे करके जब कोप 15वां था ना, ये हर बार होता है कोप का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो इन्वायरमेंट को सुधार करने के लिए मिलते हैं सभी देश। 15वें कोप में कोपेनहेगन में ये था, और उस अकॉर्ड में ये ग्रीन क्लाइमेट फंड आया था, और बाद में नाम आया था इसका, लेकिन फॉर्मलाइज हो गया ये यानी अगले साल उसके 16वें कोप में कैनकम में हुआ था। क्या आपको इतना सब याद रखने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता पर्सनली। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो ये एग्रीमेंट हुआ था ना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को $100 बिलियन देने हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें और क्लाइमेट चेंज की में यानी अपना एमिशंस कम कर सकें, और जो कैलमिटीज़ होती हैं उनसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो उसके लिए ये था। और पहली बात ये याद रखिए। दूसरी बात ये याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर है वो इंचियोन है, साउथ कोरिया में, और वर्ल्ड बैंक है जो इसका ट्रस्टी है, ये भी याद रखिए आप। 3 तो ये फैक्ट हो गए। और उसके अलावा तो देखिए बस यही है, यहाँ पे वो फैक्ट है ही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की सहायता के लिए था, ताकि वो एडोप्शन और मिटिगेशन में एक तरह से अपने आप को क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको काउंटर कर सकें। तो ये पूरा था ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो इसको याद रखिएगा आप, इम्पोर्टेंट है ये। आगे आती है नई मंजिल, आज की जो स्कीम है। देखिए ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर द्वारा ये चलाई गई है, और ये जो हमारे माइनॉरिटी यूथ हैं उनके लिए खासकर ये स्कीम है, जो ऐसे यूथ जो 17 से 35 साल की आयु के बीच में होते हैं और जो किसी वजह से एजुकेशन को बीच में छोड़ देते हैं, ताकि उनको अब एजुकेशन दी जाए और या फिर उनको स्किल्स दी जा सके ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। उसके लिए स्कीम चलाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो 30% जो सीट्स हैं वो तो जो हैं हमारी गर्ल्स के लिए, माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए आरक्षित है, और इसमें उनको देखिए बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक तरह से, ताकि वो अपनी लाइफ में आसानी से जी सकें, उनको स्किल्स दी जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, ताकि वो अपने आप को स्थापित कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें। और एक तरह से इसमें नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी शामिल है, 9 से 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि, और ये है कंडीशन भी है फॉर क्लास 8th एंड क्लास 10th, ताकि वो देखिए वही बात है, सेम बात की, अपना जीवन यापन आसान से करके सस्टेनेबल लाइवलीहुड यानी एक तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये याद रखिएगा, 2-3 चीज़ें हैं स्कीम में इंपॉर्टेंट है। और 2015 में ये आई थी, यानी पिछले से पिछले साल ये आई थी ये स्कीम। अगली जो हमारा आज का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, 19वां आर्टिकल। देखिए ये आर्टिकल क्या कहता है, यहाँ पे देखिए पहले, काफ़ी सारे राइट्स देता है हमें ये। कौन कौन से राइट्स देता है? खास करके 6 राइट्स देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) का ए, कई सारे पार्ट्स हैं इसके, 19 ऐसे डिवाइडेड है ये, 19(1), 2, 3, 4, फिर आगे ये है 1 के भी काफ़ी पार्ट्स हैं, 1 के पार्ट्स हैं A, B, C, D, ऐसे समझिए, 19(1), 2, 3, 4, फिर 1 के पार्ट हैं A, B, C, D। तो 19(1) के पार्ट्स ये हैं कि हमारे पास जो अधिकार हैं वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम इकट्ठे हो सकते हैं बिना हथियार के, एक जगह स्टेट हमें रोक नहीं सकता, और हमें यूनियन बनाने का अधिकार है, हमें सरकार रोक नहीं सकती, और कहीं भी हमारे देश में एक स्थान से दूसरे जाने का अधिकार है, सरकार रोक नहीं सकती, और कहीं पे भी जाके हम बस सकते हैं, सरकार हमें मना नहीं कर सकती, और कोई भी प्रोफेशन हम अपना सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हैं हमारे पास में। अब देखिए ये तो कहने की बातें हैं, अब इसमें एक्सेप्शंस आती हैं। जैसे 19(1) में तो सरकार ने ये बोल दिया कि आपको ये सब करने का अधिकार है, लेकिन अब आगे आगे ये चलता है 19(b) में अब एक्सेप्शंस आएंगी। अब जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, तो अब इसमें काफ़ी सारी एक्सेप्शंस हैं। सरकार कहती है कि हम किसी को भी बोलने से रोक सकते हैं इन सब बातों को लेके। अगर किसी का बोलने से हमारे देश की सोवरेनिटी हर्ट होती है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हर्ट होती है,
और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में पड़ती है, फ्रेंडली रिलेशंस यानी दोस्तों के यानी हमारे जो दोस्त देश हैं उनके साथ में हमारे रिलेशंस खतरे में आते हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये सारे रीजंस हैं। सोच लीजिए, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपके बोलने से ये सब चीज़ें खतरे में आती हैं तो डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते किसी को वैसा, जिससे ये सब चीज़ें हर्ट होंगी। अब देखिए बात ये है ना, ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को अगर कैसे कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगी जुडिशरी। अब बहुत कुछ आ जाता है इन चीज़ों में, तो जैसे वैसे तो 66 एक्ट था जो हमारा IT एक्ट था। जैसे बाला साहब ठाकरे की जब मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में, तो कुछ गलत बोला था, 2 लड़कियों ने उस टाइम पे लाइक किया था उन्होंने, तो उसको अरेस्ट किया था पुलिस ने। एक ये केस था, और एक श्रेया सिंगल का केस था, उस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने IT 66 एक्ट था IT का, वो एक एबोलिश कर दिया था, और सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ में है। अब ऐसी ही जो एक्सेप्शंस हैं हर एक, यानी 19(1)(b) के लिए भी हैं ऐसी एक्सेप्शन, C के लिए भी हैं। जैसे अब आपको भी पता है, हम कहते हैं कि जो पीसफुली असेंबल होने का हमारे पास में अधिकार है, लेकिन जो धारा 144 लगती है उसमें तो 4 से 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। वो कब करती है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार करती है। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं। फिर इसमें साफ साफ दिया है कि देखिए सेम तरह की इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार कोई भी कंडीशंस लगा सकती है। अब वैसी ही हर एक एक्ट में है। यानी वोर का एग्जाम्पल है, तो देखिए ये एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जो G का पॉइंट है, और जिसमें कि कोई भी प्रोफेशन हम अपना सकते हैं, लेकिन अब जब तक लॉ की डिग्री नहीं होती तो क्या वकील बन सकते हैं हम? लेकिन अगर हमारे पास में देखिए MBBS नहीं है तो क्या हम बन सकते हैं? जो डॉक्टर हैं नहीं बन सकते। क्या हम इंजीनियर बन सकते हैं? इंजीनियर तो बन सकते हैं बीटेक की डिग्री ना हो तो भी। मजाक कर रहा हूँ, बीटेक की डिग्री होना जरूरी है। देखिए वैसे ये बात है, तो हर एक चीज़ के लिए सरकार कोई भी ऐसा रोक बता सकती है कि इस प्रोफेशन के लिए आपको ये प्रोफेशनल डिग्री होना ज़रूरी है। और वैसे ये देख लीजिए, और जो दूसरे पॉइंट्स हैं, फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम एक हिस्से से दूसरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं कि जो शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं हमारी, यहाँ पे देखिए शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। कई बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं। जो ये देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी एक हिस्से से दूसरे हिस्से से जाने में रोक लगा सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? दोबारा आर्टिकल पे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए वैसे तो 6 अधिकार दिए गए हैं हमें आर्टिकल नंबर 19 में। कुछ भी हम बोल सकते हैं, एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं, और वहाँ पे जाके सेटल भी हो सकते हैं, कोई भी हम प्रोफेशन अपना सकते हैं। ये 6 अधिकार हैं। लेकिन काफ़ी सारी एक्सेप्शंस हैं इस पे। स्टेट चाहे तो उन एक्सेप्शंस पे कोई भी ऐसा कानून बना सकती है, और यानी कहने का मतलब है जो ये सारे जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। समझ गए? ये पूरा का पूरा है। और आपको थोड़ा थोड़ा ये याद रखना है, लक्ष्मीकांत पढ़ो तो आपको ये ध्यान से देखनी है। अब ये तो नहीं पूछेंगे अब कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, इतनी सारी ये याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आमतौर पे PCS के एग्जाम में पूछ लेते हैं, या फिर जो घटिया टेस्ट सीरीज आप लगाओगे किसी अंतिम कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो उसमें ये पूछ लेंगे। लेकिन UPSC इनमें नहीं पूछेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 6 राइट्स हैं आर्टिकल नंबर 19 में, तो सबकी अलग अलग एक्सेप्शंस हैं। तो पढ़ लेना एक बार। कहने का मतलब ये है, रट्टा मत मारना, पढ़ लेना, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। कल संडे है, कल संडे एंजॉय कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।